बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। मार्केट का आगाज ग्रीन जोन से हुआ और इख्तिताम भी ग्रीन जोन के साथ हुआ। 100 इंडेक्स 372 पॉइंट्स इजाफे के साथ 47,400 के लेवल पर बंद हुआ। सीमेंट स्टॉक्स में हमने आज तेजी देखी। इन्वेस्टर्स ने सीमेंट स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त में नुमाया दिलचस्पी का मुजाहरा किया और बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स में हमने थोड़ी सी एहतियात देखी थी सरमाकारों की जानिब से, लेकिन बाद में जब स्टेट बैंक ने वजाहत जारी की कि बैंकिंग डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं, क्योंकि कल हमने देखा था एक बयान सामने आया था डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का और उन्होंने हद मुकर्रर कर दी थी कि 5 लाख रुपए के जो डिपॉजिट्स हैं बैंकों में वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। उसके बाद थोड़ा सा पैनिक देखा था, लेकिन जब स्टेट बैंक ने आज वजाहत जारी की तो बैंकिंग स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त बेहतर हो गई। इसके अलावा अनाउंसमेंट सीजन है, मुस्बत मालियाती नताइज आ रहे हैं जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम मार्केट में देख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। ओवरऑल करेंसी की सिचुएशन भी हमारे मुल्क की बेहतर हुई है। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से आज कराची स्टॉक मार्केट में हमने तेज़ी का रुझान देखा और ये बड़ी खुशहाल बात है कि जमकर ख़रीदारी हो रही है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 462 मिलियन का वॉल्यूम आज रिकॉर्ड किया गया। इंट्राडे हाई आज 100 इंडेक्स 47,400 का रहा और लो लेवल आज 100 इंडेक्स का 47,100 का रहा। 40,000 पॉइंट्स की नफसातियत को अबूर करते हुए 100 इंडेक्स 47,000 की बॉन्ड रेंज पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल 237 कंपनीज के शेयर्स ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुए और सिर्फ 88 कंपनीज ऐसी थी जिनके हिस्से मनफी जोन में ट्रेड हुए। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी रिकॉर्ड की गई। दूसरा पॉइंट है आज के प्रोग्राम का, वो है करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन क्या रही। इंटरबैंक मार्केट हो या फिर रुपए मार्केट, डॉलर की पोजीशन दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है और रुपए की पोजीशन दिन ब दिन मजबूत हो रही है। जी हाँ, आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत ₹1.03 सस्ती हुई। 284 रुपये 68 पैसे से गिरकर इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में ₹1 की कमी हुई। 285 रुपये से घटकर ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये का हो गया। बड़ी खुशहाल बात है। स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोग लाइन लगाकर एक्सचेंज कंपनीज के बाद डॉलर बेचने के लिए खड़े हैं, लेकिन एक्सचेंज कंपनीज क्योंकि एक हद मुकर्रर है, उस हद जब वो हद लिमिट पूरी हो जाती है तो फिर एक्सचेंज कंपनीज डॉलर नहीं लेती। तो एक्सचेंज कंपनीज डॉलर नहीं ले रही और डॉलर बेचने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। गुज़िश्ता चंद माह कबल अगर मैं चला जाऊं तो ओपन मार्केट में हम देख रहे थे कि डॉलर बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया था 333 रुपये की और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 307 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया था। 307 रुपये 50 पैसे इंटरबैंक में डॉलर का रेट था और ओपन मार्केट में डॉलर 333 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे गया था। तो ये जो गैप था ये तकरीबन 8% तक पहुँच गया था और ये गैप अब 1% से भी कम हो गया है। 1.25% से ज़्यादा इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए यकीन दहानी कराई थी और आज हम देख रहे हैं कि जो हवाला हुंडी नेटवर्क को कारी ज़रब लगी है, जो क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मुसलसल कम हो रही है और आइंदा आने वाले दिनों में ये ज़ेर गर्दिश हैं बातें कि डॉलर 240-250 रुपये का हो जाएगा। और बड़ी खुशहाल बात है कि अगर डॉलर नीचे आएगा तो उससे हमारा रुपया भी मजबूत होगा और हमारे कर्ज़ों पर जो इजाफी बोझ आ गया था वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम में हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है हुकूमत पाकिस्तान ने एक और बड़ा फैसला किया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से 2 SRO जारी हुए हैं। पहला SRO जारी हुआ था प्रोसेसिंग फ़ीस का, जिसमें कुछ अशिया को शामिल किया गया था, उन पर प्रोसेसिंग फ़ीस लगाई गई थी। और एक और SRO जारी हुआ है जिसमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड में तकरीबन 212 ऐसी अशिया हैं जिनको बैन कर दिया गया है और इन अशिया में आप किसी भी किस्म की अब तिजारत नहीं कर सकेंगे अफगान ट्रांजिट ट्रेड में। और इसमें चाय की पत्ती हैं, मुख्तलिफ इक़साम की टायर्स हैं, इसमें कॉस्मेटिक्स का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इसमें खुश्क मेवाजात हैं। ये वो तमाम आइटम्स हैं जो अब अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये बैंड हो गए हैं। हाँ, अगर एड के ज़रिए ये चीज़ें आती हैं और ये अगर इमदाद की रोशनी में ये चीज़ें अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए पाकिस्तान आती हैं तो उसको इजाज़त होगी, उसको इस्तिस्ना है SRO से। तमाम अफगान ट्रांजिट ट्रेड में कुछ अशिया प्रोसेसिंग फ़ीस में आ गई हैं जिन पे 10% प्रोसेसिंग फ़ीस आयद कर दी गई है। उसमें होम टेक्सटाइल है, उसमें मुख्तलिफ इक़साम की जूते हैं, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं और अब कुछ अशिया जो 212 हैं उनको बैंड आइटम्स की लिस्ट में डाल दिया। अब उनकी ट्रांजिट नहीं होगी क्योंकि स्मगलिंग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने FBR के ज़रिए यह SRO का इजरा कराया। बड़ा खुशाइंद ये कदम है।
1397 SRO नंबर है जो FBI ने इशू किया, और इससे यकीनन अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे जो स्मगलिंग नेटवर्क है उसको तारी ज़रब लगेगी और स्मगलिंग नेटवर्क ख़त्म होगा, और इससे हमारे मुल्क की मईशत बेहतर होगी। आज के प्रोग्राम में मज़ीद हम बात करेंगे कि बैंकिंग डिपॉजिट्स जो बैंक में हैं वो कितने महफूज हैं। कल एक बयान सामने आया था डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का, उन्होंने कहा था कि बैंकिंग डिपॉजिट जो 5 लाख रुपए मालियत के हैं वो बैंक में महफूज हैं, कमर्शियल बैंकों में महफूज हैं, उसकी इंश्योरेंस हो जाती है और उसकी शरह पूरे मुल्क में अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% है। ये उन्होंने कायमा कमेटी का एक इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने बात की थी, ब्रीफिंग दी थी, और फिर इस बात को मैनिपुलेट किया गया और आज स्टेट बैंक को इस पर वजाहत देनी पड़ गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो सार्फिन जो कमर्शियल बैंकों में 5 लाख से ज़ायद भी रकम अगर डिपॉजिट करते हैं वो भी महफूज हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन एक इदारा है, वो बाकायदा तौर पर इसकी हिफाजत करता है और बैंकारी निज़ाम का जो मुनाफा है डिपॉजिट की सूरत में वो अप्रॉक्सीमेटली 125% इंक्रीज़ हुआ है। जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट आपके मुल्क का बढ़ेगा तो हर शख्स ये चाहेगा कि वो बैंक में पैसा रखे, और इसी की वजह से बैंकिंग डिपॉजिट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं, और ये वजाहत देना ज़रूरी थी। और ये कोई इतनी अछुबे की बात नहीं है, ये हम नहीं देख रहे कि ये कोई पहली दफ़ा हुआ है, ये कई सालों से राइज है कि इंश्योरेंस हो जाती है, लेकिन बैंक ने वजाहत जारी कर दी है, स्टेट बैंक ने, कि स्टेट बैंक एक रेगुलेटर है तमाम कमर्शियल बैंकों का और वो सबके ऊपर नज़र रख रहा है। अगर कोई बैंक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, अगर कोई कमर्शियल बैंक दिवालिया होने के करीब पहुंच जाता है, तो स्टेट बैंक मदाखलत करके सरमाया जारी कर देता है और उसको बचा लेता है, ताकि तमाम सार्फिन का पैसा मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। आज प्रोग्राम में इस हवाले से भी तफसीली बात होगी। उसके अलावा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने जो एदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक तो हमारे मुल्क की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गिर गई है। 9 माह में, तकरीबन 9 माह में हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 12% गिरी है। गुज़िश्ता साल 2022 के मुकाबले में सितंबर 2023 तक यानी 9 माह में हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 12% कमी आई। ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी खबर है हमारे लिए। हमने अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है। एक गुज़िश्ता हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी, एक काउंसिल बनाई थी एक्सपोर्ट के हवाले से। वो काउंसिल, वो टीम कहाँ है किसी को नहीं मालूम। गुज़िश्ता बजट में ऐलान किया गया था और कहा गया था कि हम एक्सपोर्ट के इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए कमेटी काम करेगी, लेकिन वो कमेटी कहाँ है हमें नहीं मालूम। और तकरीबन सितंबर 2022 में यानी पिछले साल 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट हुई थी टेक्सटाइल की, और सितंबर 2023 में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट गिर कर 1 अरब 35 करोड़ डॉलर हो गई। इस पर भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी और ये तमाम पॉइंट्स आज प्रोग्राम में डिस्कस होंगे बड़ी तफसीली तौर पर। लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। स्टेट बैंक ने आज वजाहत जारी की बैंकिंग डिपॉजिट्स के हवाले से। इस वजाहत की ज़रूरत क्यों पेश आ गई, आज इस पॉइंट को प्रोग्राम में हम तफसीली डिस्कस करेंगे। और इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो के CFO मोहम्मद मुबशर बशीर। आपका बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। सबसे पहले तो ये बता दें कि बैंकिंग डिपॉजिट सिस्टम जो हमारे मुल्क में राइज है, ये तो बड़ा पुराना सिस्टम है कि इतनी मालियत के जो डिपॉजिट्स हैं 5 लाख के, उनको इंश्योर किया जाता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको मैनिपुलेट कर दिया गया और ये फिर सब इस हवाले से एक पैनिक क्रिएट हो गया मार्केट्स में। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजाहत जो जारी की गई स्टेट बैंक की, इसकी ज़रूरत पेश आ गई एकदम से, तो आइंदा आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है कि हमारे डिपॉजिट्स जो स्टेट बैंक कह रहे हैं कि महफूज हैं? तो इस खबर को आप किस तनाजुर में देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे शुगर लेने का। मेरा ख्याल है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि काफ़ी पोलराइजेशन और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉजिटिव नेगेटिव वो चीज़ें चल रही हैं, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनका बयान जो है ले लिया गया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है स्मॉल डिपॉजिट की प्रोटेक्शन होती है, सारी कंट्रीज में है। पाकिस्तान में ये जो स्मॉल डिपॉजिटर हैं ये तकरीबन 94% हैं टोटल 42 मिलियन बैंक अकाउंट जो स्टेट बैंक के पास खुले हुए हैं, और डिपॉजिट प्रोटेक्शन एक्ट भी है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम बड़ा रोबस्ट है। पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट 284 बिलियन के करीब आया। स्टेट बैंक रेगुलेटर बहुत अच्छा रेगुलेटर है, अभी अच्छी तरह से इसने रेगुलेट किया। आपने 1997 के एशियन करेंसी क्राइसिस देखे, आपने 2008 के क्राइसिस देखे, मेहरान स्कैंडल भी देखा हमने, आपने स्कैंडल भी देखे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको किसी बैंक का जो है मर्जर जरूर हुए, लेकिन किसी भी बैंक में
डिपॉजिटर्स को इशू नहीं आया, इंक्लूडिंग जो है बीसीसीआई के ज़माने के बाद भी। सो जी ये जो है स्टेट बैंक बड़ा कॉशियस है, कैपिटल एडेक्वेसी रखते हैं वो, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बैंकिंग सेक्टर की तकरीबन 17.8 के करीब है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 10.5 का है। जी इसके अलावा एनपीएल के अगेंस्ट जो है प्रोविजंस होती है, बड़ी एडेक्वेट प्रोविजंस हैं। तो स्टेट बैंक बड़ा अच्छा रेगुलेट कर रहा है, और स्मॉल डिपॉजिटर्स के पास चूंकि टाइम नहीं होता, तो वो एक इंश्योरेंस के तहत जो है वो तरीके से वो इंश्योर हो जाते हैं, और अगर बैंकिंग सिस्टम में या किसी बैंक पे रन हो कुछ हो, तो उनको वो पैसे जो है 5 लाख तक के फौरन मिल जाते हैं। बाकी जो डिपॉजिट होल्डर हैं, फिर रेगुलेशन इंटरवेंशन होती है, और ये सारे जो है उसके एसेट्स वगैरह हैं वो भी उनको मिलते हैं। माजी में भी आपने देखा कि किसी डिपॉजिटर को जो है वो प्रेजुडाइज उस तरह से नहीं और हुआ। मुबश्शिर तो मेरा साहब, ख्याल है ये जो सिस्टम आया है पाकिस्तान में इंश्योरेंस का 5 लाख मालियत के डिपॉजिटर्स के लिए, ये भी 5 साल 8 साल कबल ही आया है। इससे पहले तो ये भी नहीं था। इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए सिस्टम आया है। मतलब इस खबर को था ना मैनिपुलेट किया गया कि एक पैनिक हो गया, ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि हाँ, पाकिस्तान में तकरीबन 36 कमर्शियल बैंक हैं, 11 के करीब माइक्रो फाइनेंस बैंक है। बिल्कुल। माइक्रो फाइनेंस बैंक में तो ये प्रोविजन जो है वो अपनी बैलेंस शीट में स्मॉल डिपॉजिटर की और उसकी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं जब से उनको लाइसेंस मिले हैं जी 2020 सालों से। लार्ज बैंक में चूंकि कैपिटल एडिक्वेसी पे स्टेट बैंक ने काफ़ी इवन 2.5% का बफर भी रखते थे सीजनल और उसके। सो हमेशा से कैपिटल एडिक्वेसी जो है काफ़ी टाइट रही है पाकिस्तान में, और इसी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान में एडवांस टू डिपॉजिट रेशो भी बड़ी रीजनेबल लेवल बिल्कुल पे है, और ये केसेस है बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा रेजिलियंट उसको फेस किया, और कोई बड़ी हिट नहीं आई हमें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये कोई बड़ी हिट नहीं आई। हमारे डिपॉजिट्स भी जो हैं वो तारीख की बुलंद सर पे पहुंच गए इंटरेस्ट रेट की वजह से। मुबश्शिर साहब, ये बताइए कि पीएसडब्ल्यू, जाहिर सी बात है कौमी इदारा है, इस वक्त पीएसडब्ल्यू का क्या किरदार है पाकिस्तान के अंदर? कितने अरबों रुपए की बचत हुई है पीएसडब्ल्यू के क़याम के बाद? और इस वक्त बार्टर ट्रेड सिस्टम भी हमारे मुल्क में जारी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए पीएसडब्ल्यू बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों में पीएसडब्ल्यू क्या बड़ा करने जा रहा है, कितना फैसिलिटेट करने जा रहा है, क्या दादोशुमार है? देखिए, पाकिस्तान कस्टम हमेशा बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग रहा है, और उसकी पूरी कोशिश रही है कि एक जो है फेयर किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड, फेयर, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और उसकी प्रैक्टिसेस हों। जी उसमें बहुत सारे इशू का हमें सामना करना पड़ता रहा, अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। जी सो पहले पैक्स था, पैक्स के बाद वन कस्टम, वी बॉग, और फिर अंडर आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुएट करते हुए जो है पाकिस्तान सिंगल विंडो पे आए। जी अब हम आपको कहते हैं कि आपकी जो गुड डिक्लेरेशन है वो आप एक सिंगल डिक्लेरेशन करेंगे। आपको किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं जाना, आपने जितने भी एलपीसीज लेने हैं, लाइसेंसेज लेने हैं, एनओसीज लेने हैं, जी आप एक ही जगह पे अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। आपकी बैंक की पेमेंट है, हमने बैंक को भी 30 के करीब बैंक को भी इंटीग्रेट कर दिया हुआ है। जी अ, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक ही जगह देंगे, आपको एक ही जगह से लाइसेंसेस मिलेंगे। मुख्तलिफ जगहों पे फोटो कॉपियाँ देने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए वो सारी चीजें जो हैं वो नहीं होंगी। इस अप्रोक्सीमेटली सारी अप्रोक्सीमेटली फैसिलिटेट करने से कितना सरमाया बचा है मुल्क का पीएसडब्ल्यू के क़याम के बाद? ना सिर्फ सरमाया बचा है, बल्कि वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कहती है कि तकरीबन $450 मिलियन जो हैं वो 400 आपके फुल बैंक में सेव होते हैं जब आप ये सारी कंप्लाइंसेस और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हमारे 90 के करीब अदारे हैं जी जिनको हमने इंटीग्रेट करना है, उसमें 12 के करीब हम कर चुके हैं। जी जून की हमारे चीफ डोमेन ऑफिसर से भी बात हुई थी, तो जून से लेकर अब तक हम 12 अदारे जो है उसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। हम तो 30 बैंक्स को कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बताता हूँ कि 30 बैंक्स को इंटीग्रेट करने से जो फॉर्म ई और आई बनते थे जी वो तकरीबन 1.5 मिलियन डॉक्यूमेंट थे। 1.5 मिलियन में अगर आप 10 सफ़े भी लगाएं तो ये 15 मिलियन पेपर्स थे जो थे, ये प्रोसेस होते थे उन बैंकों में, हमारे यहाँ सरकारी अदारों में। 15 मिलियन की जो सेविंग है वो उसके उस पर टाइम, एनर्जी, जी कॉस्ट। सो ना सिर्फ जो है हम टाइम और एनर्जी और फिजिकल पैसे बचा रहे हैं, जी बल्कि एनवायरनमेंट और डिजिटाइजेशन से बेशुमार चीजें जो है सेव हो रही हैं। आपका जो टाइम लगता था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, जी उसमें विजिबल आई है। उसकी वजह से
जो आपके 21-22 दिन या लगते थे, या एक्सपोर्ट में आपके 8-9 दिन लगते थे, वो रिड्यूस होके 2 या 3 दिन पे ले आए हैं। हमारा जो टारगेट है वो है कि एक आध दिन में आपके जितने भी अदारे हैं जिसने आपको एनओसी देना है, जी इंस्पेक्शन करनी है, लैब टेस्टिंग करनी है, बल्कि एक जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज इस प्लेटफॉर्म के वसातत से बताऊं जी। कि वी हैव स्टार्टेड अ पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम। पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम में हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को भी इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, तो आइंदा आने वाले आपको दिनों में। प्री इंस्पेक्शन, फ्यूमिगेशन, शिप चैंडलर्स, वो इकोसिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन का वो इकोसिस्टम भी आपको सिंगल विंडो में ही मिलेगा। आपका कंटेनर भी फॉरन क्लियर होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगी, फ्यूमिगेशन, चैंडलर्स, ये सारी फैसिलिटीज मजीद वक्त बचाएगी। और आपको जो है बहुत सारे फासले नहीं तय करने पड़ेंगे, बहुत सारी फोटोकॉपीज करा के, बहुत सारे लस जो साइन थे, कोई हमने अंदाजा लगाया कि 14-15 साइन जो थी वो सारे डिजिटाइज हो गई हैं। जी प्लस हम इस सिस्टम को, अच्छा इसके अलावा जो एक ये सिस्टम जो है जी वो फैसिलिटेट करता है जो अभी करंट गवर्नमेंट की ड्राइव है। देखिए जी। हमारे बहुत सारे चैनल हैं इकोनॉमी के, हम एक फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो लेके आएंगे तो इन्वेस्टमेंट और बाकी लोग भी आएंगे। लेकिन अब मुबश्शिर इस साहब, बाटा सिस्टम हमने लॉन्च किया था और बाटा सिस्टम के ज़रिए हमने फ़रोग दिया कि हम अपने हमसाय ममालिक से ट्रेड करें। बाटा सिस्टम इतना कामयाब नहीं हुआ हमारे मुल्क में, क्योंकि ऑब्वियसली बाटा सिस्टम के पैरेलल स्मगलिंग सिस्टम हमारे मुल्क में राइज था। अब स्मगलिंग क्रैकडाउन शुरू हुआ है, तो बाटा सिस्टम यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में इंक्रीज़ होगा। आप समझते हैं कि बाटा सिस्टम के फिगर्स आपके रिकॉर्ड के मुताबिक थोड़े बेहतर होना शुरू हुए हैं? बार्टर सिस्टम में देखिए हमने काफी सारी रिफॉर्म्स लेके आए हैं। एक जी तो जो है बॉर्डर पे हमने मार्केट्स बनाई है। जी सो वो मार्केट है वो 1 या 2 एकड़ पे जो मार्केट है, जैसे ईरान फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ईरान बॉर्डर पे जो मार्केट होगी वो आधी ईरान में होगी, आधी इधर होगी, 1 एकड़ 2 एकड़ के बीच में। वहाँ के मकामी लोग जो हैं, जो जिन लोगों को फोर्स जो है, जिनको यहाँ से अगर हम प्रोविजन भेजें तो उनको बहुत दूर पड़ती है या उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो जब वो वहाँ के जो मकामी इलाके, मकामी लोग हैं जो ईरान बॉर्डर पे रह रहे हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर पे रह रहे हैं, तो ईरान के पास ये लोग जो हैं आपस में जो डेली ज़रूरत, रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत है, वो वहाँ उस मंडी से ले सकेंगे। तो जी एक तो हमने ये वाला किया है। उसके अलावा जो लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने बार्टर में किया है, उस पर ना सिर्फ फॉरेन करेंसी और बहुत सारी आइटम, थोड़ा सा टाइम लगता है, आइटम्स हम आइडेंटिफाई करते चले जा रहे हैं कि जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उस नेट ऑफ उसके उसको एक्सपोर्ट के करीब कर सकते हैं। तो उस बास्केट में, उस बकेट में हम अपनी जो बार्टर ट्रेड की आइटम्स हैं वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, ये बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुबश्शिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाटा सिस्टम से हम अपने तजारती खसारे को पूरा कर सकते हैं। PSW का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब वन विंडो होती है तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है और डिजिटल हो जाती है, और जिससे हम अपना सरमाया, अपना कीमती वक्त बचा सकते हैं। बहुत से इदारों में जब फाइल घूमती है तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को शदीद मुश्किलात और कोफ्त का सामना होता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान सिंगल विंडो की तरफ रुख करता है तो उसको एक ही जगह पर तमाम इदारों की जो वेरिफिकेशंस होती हैं या उनकी जो क्लैरिफिकेशंस होती हैं उसको वहाँ से मिल जाती हैं। वो बासानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। इससे तिजारत का पहिया बेहतर होता है और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान सिंगल विंडो मज़ीद फैसिलिटेट करेगा, मज़ीद प्लान्स मुतारिफ कराएगा। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे मुल्क में टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट में कलीदी किरदार अदा करता है। आज भी टेक्सटाइल हमारे मुल्क में नंबर 1 पोजीशन पर है, एक्सपोर्ट सेक्टर में नंबर 2 पर अब IT आ गया है और नंबर 3 पर राइस है। लेकिन जो एप्टमा ने कल एदाद-ओ-शुमार जारी किए एक्सपोर्ट के, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से एक्सपोर्ट के एदाद-ओ-शुमार जारी होने के बाद एक खलबली मच गई है मार्केट में। और सितंबर 2022 यानी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सितंबर 2023 यानी इस साल सिर्फ 9 माह में हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 12% कम हुई हैं। क्या क्या वजूहात हैं? आइंदा आने वाले दिनों में क्या हम सालाना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर पाएंगे? क्या क्या मुश्किलात हैं? इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन आसिफ इनाम। आपका बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। बड़ी ख़तरनाक बात है और अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गिर गई
और इससे यकीनन हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर होंगी। सबसे पहले तो ये बता दें कि गुज़िश्ता हुकूमत ने एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए बजट में एक काउंसिल, एक कमेटी बनाई थी, वो कहाँ है, उसका क्या किरदार है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें थी जी जो पिछले साल से कंटिन्यू थी। लास्ट ईयर आपको पता है वी हैड द डिज़ास्टर इन कॉटन क्रॉप जी और फिर डॉलर की शॉर्टेज की वजह से एलसीआं नहीं खुल सकी थी, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मसला हो गई थी। जी तो जिसकी वजह से मतलब वो फिगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ज़ाहिर बात है जनवरी, फरवरी 9 महीने में। जी तो इसके बाद इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन की क्रॉप बेहतर है पिछले साल से बहुत, जी और अभी तक जो अराइवल्स हैं वो तकरीबन 71% ज़्यादा हैं पिछले साल बिल्कुल से। तो ये एक मसला खत्म हुआ, मगर साथ में एक मसला एनर्जी की अवेलेबिलिटी का है और उसकी प्राइसेस का है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ बिजली पे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एलएनजी पे हैं, या उनके पास चॉइस एलएनजी और बिजली है, तो उनका तो सीधे टैरिफ जो है वो 40 रुपए से ऊपर हो गया है, जी विच इज़ अनबेरेबल। वो तो बेचारे चल ही नहीं सकते इस टैरिफ पे, जी जो 15 सेंट बनता है, जो रीजन से तकरीबन डबल है। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ गैस है, स्पेशली इन साउथ जो है, जिन मिलों के पास यहाँ ये पोजीशन है कि 2 दिन तो ऑफिशियली जो है वो बंद हो रहे थे। तो 2 दिन का मतलब है कि साउथ रिप्रेजेंट अबाउट 52%, 54%, और 54 में आप जब 2 दिन बंद करें तो अबाउट 30%, तो 15% तो यही हो गया। जी उसके बाद अब अवेलेबिलिटी की पोजीशन कुछ एलएनजी ब्लेंड करने के बाद जो है वो बेहतर होने के चांसेस हैं, और हमें यही तवक्को है कि आगे इसके जो गैस रिफॉर्म्स है, जिसका हमें अशद इंतज़ार है कि वो आ जाएं, और उसके बाद जो है वो हो। अब ये है कि इंडस्ट्री में 6-8 टैरिफ हो गए। कोई जी बेचारा 40 रुपए पे, कोई 11 पे था, जो चलो अब 17 इज द मिनिमम टैरिफ फॉर पावर जनरेशन। तो ये बड़ा डिस्टॉर्शन है, और पूरे मुल्क में जो है वो 8-10 है, किसी के पास गैस पूरी है, किसी के पास कम है, और किसी के पास सिर्फ एलएनजी और बिजली है। तो ये तमाम चीज़ों को हम अब आपको पता है कि गवर्नमेंट में जो माशाल्लाह लोग हैं वो इन तमाम मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। बंदे आ रहे गवर्नमेंट में तो निगरां वफाकी वजीर तिजारत एप्टमा हैं। के पेट्रोलिंग इन चीफ भी रह चुके हैं, तो उनको भी ये फिगर्स पहुंचे होंगे, यकीनन उन्होंने भी मुशाहिदा किया होगा। तो क्या उम्मीदें आपने लगाई हुई हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या उन्होंने कोई आपको दिलासा दिलाया है कि एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए, टेक्सटाइल को बेहतर करने के लिए खास तौर पे वो कुछ इकदाम करने वाले हैं? क्योंकि विंटर सीजन सर पे खड़ा हुआ है, क्या होने जा रहा है, क्या हम सालाना फिगर्स को अचीव कर पाएंगे एक्सपोर्ट के, खास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वो क्या कर रहे हैं? ये तमाम मामलात आखिरी स्टेजेस में हैं, एंड वी होप कि ये, चूंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी तो मुल्क ज़ाहिर बात है चलना बड़ा मुश्किल है। और जो हमारा 25 बिलियन का और लॉन्ग टर्म जो टारगेट है, जो इसकी फाउंडेशन ये आप तमाम रिफॉर्म्स लेंगे, तो वो 80 बिलियन का सफ़र है, जिसमें खाली टेक्सटाइल नहीं, हम तो चाहते हैं कि टेक्सटाइल का शेयर उल्टा कम हो एक्सपोर्ट में, बाकी चीज़ें भी इतनी बढ़ें, क्योंकि कोई मुल्क जो है वो हाई एंड पे जा नहीं सकता खाली टेक्सटाइल के साथ। जी बहरहाल इस वक्त मजबूरी है, चूंकि 60-65% है ही टेक्सटाइल, तो इस वक्त टेक्सटाइल को फरोग दिए बगैर नहीं हो सकता। एक एक 25 बिलियन एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट टारगेट है। फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई थी, एक कमेटी का काम किया था गुज़िश्ता हुकूमत ने जी बजट पेश करते वक्त। क्या वो कमेटी कहाँ है, क्या उससे कोई मुलाकातें हुई हैं आप लोगों की, क्या किरदार है उसका? नहीं, वो उसमें तो इतना आपको पता है कि मतलब वो तो वरना एक्सपोर्ट इतनी गिरती नहीं उसमें, जाहिर बात है। उस वक्त तो मसले ही बिल्कुल डिफरेंट थे, कॉटन की एलसी और ये वो। इस नहीं, वो वक्त तो कमेटी कॉटन की में है कौन अवेलेबिलिटी कौन, क्यों नहीं वो होती। कमेटी क्या है, कौन कौन है, क्या उसका किरदार है, क्या आपसे कभी मुलाकात हुई है, थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताएं। नहीं, अब मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि हमारी कोई मीटिंग हुई हो। अच्छा, और ये मुझे बताएं कि अब इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि खाम तेल की कीमतों में कमी होना शुरू हो गई है, 4% से ज़्यादा की कमी हुई है कल। तो आप समझते जी हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर फ्यूल प्राइसेस कम होते ही है, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी एक्सपोर्ट पर आएगा? एक तरफ गैस तो बढ़ेगी, लेकिन फ्यूल प्राइसेस थोड़ी कम होगी, तो थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज कर लेंगे? देखिए, मैंने तो देखा है कि आमतौर पे जो चीज़ों की कीमत बढ़ जाए, जी और जैसे ट्रक के किराए और सब कुछ बढ़ गए हैं, तो डीजल कम होगा तो वो मतलब आई डाउट के बहुत ज़्यादा कमी आए। तो यहाँ तो चीज़ों की कीमत एक दफ़ा चढ़ जाए तो वापस आना बड़ा मुश्किल है। फिर आप देखें कि डॉलर भी 305 से आज 284 का हो गया, तो हमारी मतलब जो पौने 14 सेंट बिजली बन रही थी वो उल्टा 15 सेंट की हो गई। जी इसी तरीके से रॉ मटेरियल में हमें एडवांटेज था, वो भी तकरीबन 10% जो है एलिमिनेट हो गया है। तो वो भी लोकल कॉटन की जो कॉस्ट है वो तो हम 10% बढ़ गई है। जो हमने सालाना जो टारगेट रखा है, एक तो वो रखा भी हमने कम है, तो क्या वो हम अचीव कर नहीं, लेंगे? वो देखिए, हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो 25 बिलियन के ऊपर कर रहे हैं, और हमारी जो अचीव सारी कर लेंगे हम ये बेच 25 बिलियन का टारगेट? जी बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर आप, मैंने आपसे जैसे क्योंकि अर्ज बारह किया कि फीसद की जो आपकी कमी हुई है, तो अगर हम वो जी सामने रखें तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है।
जी, एक तो इसके अंदर अब एक पोजीशन ये आ जाएगी कि हम 25 बिलियन के ऊपर, जो अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले सालों में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है टेक्सटाइल में, जी। और वो यूनिट खड़े हुए हैं कि जी उनको बिजली और गैस के फराहमी मुनासिब निर्ख पे हो जाए तो वो चालू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो है कि जो हमें हिडन, या आप कह लें एक लेटेंट जो है वो हमारे पास फोर्स है कि जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आखिर में जो आसिफ इनाम साहब ये बता दें आखिर में कि निगरां वफाकी वज़ीर तिजारत ने कोई यकीन दहानियाँ कराई हैं, कुछ रिलैक्सेशन देने की बात की है, कुछ आप लोगों को थपकी दी है कि टेंशन वाली आप टेंशन ना लें, मामला बेहतर हो जाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, हालात तो बहुत गंभीर हैं और मैं नहीं समझ सकता कि खाली एक आदमी से कुछ होगा। वी नीड टू परस्यू एवरीवन। ज़ाहिर बात है सारे डिसीजंस कैबिनेट ने लेने होते जी। हैं एंड ऑल मिनिस्टर्स हैव टू बी ऑन वन पॉइंट। वो मुत्तफिक होंगे तो होगा। हमारी एनर्जी मिनिस्टर्स और कॉमर्स मिनिस्टर्स दोनों से मुताबिक मीटिंगें हो चुकी हैं। जी। वी आर होपफुल कि जो वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म हैं और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे, और वी विल स्ट्राइव अवर बेस्ट के जो 25 अरब है जो हमारी गुज़िश्ता शॉर्टफॉल है वो भी मीट करें और आगे भी जो है वो बढ़ लें। जैसे अब आपने देखा है कि आज ही ऑथराइज़ेशन हुई है जी। कार्गोज़ खरीदने की एलएनजी स्पॉट पे, जी, बिल्कुल। तो अगर इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली, मगर एज़ अ नेशन जो हम बहुत सारी चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं ना, जो जी। हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जैसे घरों में और ये सब जलाना और बेतहाशा, और वो भी सिर्फ़ 1/3 ऑफ पॉपुलेशन को है गैस, बाकी तो 2/3 वैसे ही है बगैर गैस के। तो ये इन तमाम को काबू पाएँगे जब हम एज़ अ नेशन एक्सपोर्टेबल सरप्लस जो है वो क्रिएट करें। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि एज अ नेशन हमें बहुत से ऐसे इकदाम उठाने होंगे जिससे हमें मुस्तकबिल में बेहतरी मिले और हम अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। एक्सपोर्ट हमारी टेक्सटाइल की वो कम हुई है 12% सिर्फ 9 माह में, और टेक्सटाइल हमारे मुल्क की बैकबोन है। अगर टेक्सटाइल सेक्टर हमारा वीक होगा तो हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स वीक होंगे, और जब हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स वीक होंगे तो हमारे रिजर्व्स, हमारा जो डेफिसिट है वो कवर नहीं हो पाएगा। एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए निगरां हुकूमत इकदाम तो कर रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास शॉर्टफॉल है एनर्जी क्राइसिस का, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा इतना रिकॉर्ड सतह पे हो चुका है। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पर आ रहा है, ऑर्डर्स हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से आज हमने देखा कि एप्टमा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 12% कम हुई है। चेयरमैन एप्टमा ने कहा है कि निगरां हुकूमत अहम इकदाम करने जा रही है। इस हवाले से उनकी मुतादिद मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या वो इकदाम बर वक्त हो जाते हैं और क्या उसके समरात हमारी एक्सपोर्ट को बेहतर कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।